नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। तो पहला प्रश्न है, अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है? तो यहाँ आचार्य विश्वनाथ की है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ बीभत्स रस का स्थायी भाव है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है? तो नेताजी का चश्मा कहानी विधा है। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रवर्तक कवि हैं? तो छायावाद के। उसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। नीरस का संधि विच्छेद होगा, तो नीरस का संधि विच्छेद निधन रस होगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य की भक्ति भाव की है? तो सका भाव की है। उसके बाद में रीतिकालीन रचनाओं में प्रमुख रस है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं, श्रृंगार रस प्रमुख है। उसके बाद में पंचवटी हिंदी का है, तो पंचवटी खंड काव्य है। रस के अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। जो कभी ना मरने वाला हो कहलाता है, तो अमर कहलाता है। कहानी सम्राट को कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। लखनवी अंदाज, तो इसकी सही जोड़ी होगी लखनवी अंदाज, यशपाल ने लिखा है। गद्य की प्रमुख विधा, तो गद्य की प्रमुख विधा है समालोचना। केशवदास, तो केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, इसे सही कर लें आप, 3 नंबर पर आएगा ये। योग का संदेश, तो योग का संदेश उद्धव ने दिया था। गीतिका, तो गीतिका निराला की रचना है। और साहित्य लहरी, यह जाएगा सूरदास। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। करुण रस का स्थायी भाव लिखिए। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। आप एक वाक्य में ही लिखें, मैं यहाँ पर एक शब्द में लिख रहा हूँ। उसके बाद में भोलेनाथ का असल नाम था, तो भोलेनाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। भोलेनाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा धन नाथ। और उसके बाद में गद्य की 3 गौण विधाएं लिखी। ये गद्य कर देना गौण। गद्य की 3 गौण विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि। प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य लिखिए। रीतिकाल का प्रमुख रस शांत है, तो यहाँ असत्य है। दूसरा है, मात्रिक छंद वर्णों की गिनती पर आधारित होते हैं, तो यह भी असत्य है। तीसरा है, कैप्टन सेना में सैनिक था, यह भी असत्य है। कहानी दृश्य काव्य है, यह भी असत्य है। रामायण हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो यह सत्य है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं, यह भी सत्य है। वैसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस होता है, इसको जरूर आप कंफर्म कर लें। रस किसे कहते हैं? इसके अंगों के नाम लिखिए। तो साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता, दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसके बाद में अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को ना सताएं, प्रजा के हित में काम करें, अन्याय ना करें, नीतिगत व्यवहार करें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला कविता में बादल किन 2 अर्थों की ओर संकेत करता है ना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8
जो है इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं। इनके उत्तर आपको व्याकरण से संबंधित हमारी जो प्ले लिस्ट है उनमें मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय लिखना है और रामलक्ष्मण मेनीपुरी मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखना है। इसमें हिंदी व्याकरण की प्ले लिस्ट में आपको प्रश्न क्रमांक 9 और 10 के उत्तर मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर लिखिए और उसके बाद में संधि और समास में 2 अंतर लिखिए। खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, तो ये अंतर वाले प्रश्न आपको हमारे अंतर वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। मात्रिक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो छंद वाले में मिल जाएगा आपको। अभिधा शब्द शक्ति, ये सारे प्रश्नों के उत्तर गण की प्ले लिस्ट में इन सभी के उत्तर आप देख सकते हो, पाठ्यपुस्तक हो या व्याकरण संबंधित प्रश्न हो। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो, तो जिसमें प्रथम पद अव्ययी हो और दूसरा पद संज्ञा हो, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हो, यथाशक्ति, यथाक्रम, आजन्म। द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण पंचवटी, चौराहा, दोपहर। संधि किसे कहते हैं, इसके प्रकार, 2 निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। कूदो तुम अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। ये पद्यांश जो था इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आप इस प्रकार लिखें। पहले संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग, फिर भावार्थ और उसके बाद में विशेष। इसे आप पढ़ लें या इसको आप पढ़ लें या इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। उसके बाद में गद्यांश आया था, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। तो नेताजी का चश्मा और स्वयं प्रकाश वाले पाठ से है। प्रश्न क्रमांक 20, मोबाइल पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। विदेह की राजधानी क्या थी? विदेह की राजधानी मिथिला थी, है ना। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटिया थी? महल के आसपास 1000 सन्यासियों की कुटिया थी। तो इनके उत्तर आपको इसी में से मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 22, अपने प्रचार को शाला शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। मित्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई पत्र। किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। विज्ञान चमत्कार, खेलों का महत्व, प्रदूषण, इंटरनेट।